स्वागत है बच्चों आपका एनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम सेल के विषय में जानेंगे सेल क्या होता है। ठीक है। सेल जैसे आप घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, दीवार घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, हाथ की घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वही सेल है। और ये सेल होता क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, इसका एक ही काम होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, जिससे वो उपकरण आपका चल सके। और इसे हम परिपथ में किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, एक तरफ ये बड़ा डंडा खींचते हैं, एक तरफ छोटा, और बड़े वाले को हम प्लस लेके चलते हैं, छोटे वाले को माइनस। यानी कहीं भी आपको इस तरह का डायग्राम परिपथ में मिल जाए तो इसका अर्थ है कि वो सेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक होता है सेल और एक होता है बैटरी। बैटरी का अर्थ क्या है, अगर हम सेल को बहुत सारे समूह के रूप में ले लें, यानी ग्रुप के रूप में, जैसे ये आपका सेल है, इसको फिर हमने एक दूसरे सेल से जोड़ दिया, फिर तीसरे सेल से जोड़ दिया, तो ये जो है आपका ग्रुप बन जाएगा एक। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बैटरी। यानी बैटरी क्या है, सेलों का समूह। ठीक, अगर एक ले रहे हैं तो वो सेल कहलाएगा, अगर एक से ज्यादा ले रहे हैं सेल तो वो आपका बैटरी कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जानने से पहले ये समझ ले सेल काम कैसे करता है। सेल के अंदर एक वैद्युत अपघटित पदार्थ होता है, यानी केमिकल। वो केमिकल क्या होता है, उस केमिकल को हम वैद्युत अपघटय के रूप में जानते हैं। और यही जो वैद्युत अपघटय है, ये आपका चेंज हो जाता है किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। यानी इससे जो आपने वैद्युत अपघटय के रूप में लिया, वो आपका कन्वर्ट होता है वैद्युत ऊर्जा में, और यही सेल काम करता है। तो इस वैद्युत अपघटय जो पदार्थ लिया जाता है, इसमें भी कुछ ना कुछ जो है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक, जहां पे प्रतिरोध वर्ड आ जाए समझ जाना कि वो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, किसी न किसी चीज के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध लिखा, अर्थात ये क्या काम करेगा कि जो सेल से हमें वैद्युत धारा मिल रही है, उसके मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करेगा, और इसी अवरोध को हम क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सेल के भीतर वैद्युत अपघटय पदार्थ जो धारा के प्रवाह में, ठीक है, जो सेल से धारा निकल रही है, धारा के प्रवाह में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, और उसे हम क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम किस तरह से परिपथ में दिखाते हैं, देखिए ये तो आपका पूरा का पूरा सेल हो गया आपका, और इसमें जो हमने टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई है, इसको इंटरनल रेसिस्टेंस यानी स्मॉल आर से प्रदर्शित किया है। यही आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध दर्शाता है। ठीक है। तो कहीं परिपथ में अगर आपको इस तरह का डायग्राम मिल जाए और इसमें आर लिखा हो, तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध शो करेगा सेल का। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है। अब देखिए, जब आप सेल को किसी परिपथ में इस्तेमाल करते हैं, परिपथ मतलब जो भी आपको इक्विपमेंट चलाना हो, यंत्र चलाना हो, उसको परिपथ मान लीजिए। तो इसमें होता क्या है कि सेल द्वारा, ठीक है, सेल द्वारा उस पूरे परिपथ में एकांक आवेश, एकांक आवेश का मतलब यूनिट आवेश, यानी जब आवेश का मान एक हो जाए तो उसे बोलते हैं एकांक आवेश। और इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए, यानी एक आवेश, एक यूनिट आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी सेल से ऊर्जा खर्च होगी, उस ऊर्जा को, उसको क्या कहेंगे हम, EMF, यानी सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी ठीक उसी तरह से बनेगा जैसे आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, W/Q, और इसका मात्रक भी वही होगा, वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टर्म्स हैं सेल के बारे में, इन्हें आप जान लीजिए, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। ठीक है। अब देखिए, सेलों का संयोजन करने जा रहे हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है। तो हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने कुछ सेल लिए हैं, यानी n सेल ले लिया, और इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, यानी एक के बाद एक क्रम, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। और इस पूरे सिस्टम को हमने एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया गया, जिसमें I धारा सम्मिलित है। यानी इन सभी सेलों से जो धारा निकल कर आ रही है, टोटल आई, वो इस R में जा रहा है, यानी इस प्रतिरोध में जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आप कुछ भी इक्विपमेंट मान लीजिए, इक्विपमेंट लगा दीजिए आप, तो आपका प्रतिरोध जो उसका होगा वो हमारा कैपिटल R के रूप में हमने इसमें ले लिया है। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या काम करेंगे, इसमें पहले मान के चलना पड़ेगा कि प्रत्येक सेल का
विद्युत वाहक बल कितना है E। हमने इसमें एक ही टाइप के सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो ये आप लिख लीजिएगा, माना प्रत्येक सेल का EMF, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, EMF हमने क्या मान लिया, E, तथा जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, प्रत्येक का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होगा सेल का, वो हमने स्मॉल r ले लिया, ठीक है, r है। तो होगा क्या इसमें, अब क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सबसे पहले आप निकाल लो कुल विद्युत वाहक बल, कुल यानी हम पूरा टोटल निकाल लेते हैं, कुल EMF, ठीक है, अर्थात ये कितना हो जाएगा भाई, एक सेल, फिर दो सेल, फिर डैश डैश करके कितने सेल लगा दिए हमने, n सेल, तो सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास n की मल्टीप्लाई कर दो यानी नंबर ऑफ सेल, और एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E, तो इन टोटल सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा n इंटू E, ठीक है, यानी कुल EMF तो हमारे पास आ गया n इंटू E। अब हम निकालते हैं इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, तो इसमें देखिए कुल आंतरिक, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बताइए जरा। अब देखो ये कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सीधा सीधा उसको जोड़ दीजिए आप, यानी R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश जितने भी आ रहे हैं सबको जोड़ दीजिए। तो हम इसको भी जोड़ देते हैं इसी तरह से, यानी R और प्लस R कहाँ तक जुड़ रहा है, N तक, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये भी आपका जो है N इंटू R हो जाएगा, ठीक है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब ये टोटल जो प्रतिरोध है ये बाहरी प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में ही है ना। अब देखिए यहाँ पे भी एक लाइन लिख दीजिएगा ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से समझा सकें, यो R प्लस R हमने इसलिए लिया क्योंकि कौन सा क्रम बना रहे हैं, श्रेणी क्रम, ठीक, और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि सबको एक साथ जोड़ दीजिए, तो NR आ गया। अब ये जो टोटल प्रतिरोध आया आंतरिक प्रतिरोध, ये इस प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में जुड़ा है, तो देखिए ये इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यानी ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो हम लिखेंगे R तथा NR कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, फाइनल प्रतिरोध निकाल दीजिए सीधा, तो कुल प्रतिरोध जो है उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो NR, या ऐसा कीजिए R तथा NR के बीच निकालो तो पहले R ले लो, कैपिटल R, और इसमें हम जोड़ देंगे NR, ठीक है, भाई जोड़ना ही तो है, श्रेणी क्रम में हम सीधा सीधा जोड़ते हैं, इसमें भी हमने जोड़ा और ये फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में आ गया तो इसको भी हमने जोड़ दिया, तो कुल प्रतिरोध R प्लस NR हो गया। अब देखिए EMF आ गया हमारे पास और प्रतिरोध आ गया, तो हम सीधा ओम का नियम लगा देते हैं, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि I जो है यानी विद्युत धारा I, ठीक है, ध्यान से समझिए, I इज इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन यहाँ पे V के स्थान पे क्या आ गया हमारा, EMF, ये वर्क करेगा तो हम सीधा लिखेंगे EMF और अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो पूरे परिपथ का प्रतिरोध आया है वो उसे हम कह रहे हैं कुल प्रतिरोध। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये EMF तो हो गया N इंटू E और कुल प्रतिरोध कितना आया R प्लस NR, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास विद्युत धारा का जो मान आया वो NE अपॉन R प्लस NR के रूप में आया है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं होता, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब ये जो मान आया समीकरण 1 है ना,
इसको हम स्पेसिफाई करेंगे और कुछ चीजों का पता करेंगे कि इस फॉर्मूले का अर्थ क्या हुआ। जैसे ये फॉर्मूला आया हमारे पास I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ठीक है। ये जो फार्मूला आया वैद्युत धारा यानी I का जो मान आया इस पूरे परिपथ के लिए वो ये आएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए इससे हमें क्या पता चलेगा। देखिए पहली कंडीशन क्या बनती है, जब अब इसमें देखो आंतरिक जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R, ठीक है, इस R को हम मान के चलते हैं कि बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R की तुलना में ये बहुत बहुत ही कम है, ठीक। बहुत कम का मतलब क्या है, अगर हम इसको मान लीजिए 10 ओम लेते हैं, R कैपिटल R को हम 10 ओम लेते हैं तो इसके सापेक्ष इसका मान कितना होगा 0.0001 ओम, ठीक। तो 0.001 ओम का इसके सापेक्ष जो कि मान 10 है तो कोई इसका महत्व तो नहीं है, वो उतना निकल भी जाए ना भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मान में, ठीक है। यानी ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं और उसमें से कोई कह दे भाई 1 रुपया दे दो, तो आपके पास 1 रुपया कम भी हो जाए तो लगभग 1000 रुपये तो है ना आपके पास। ठीक उसी तरह से हम इसको भी मान कर चलते हैं कि ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर की तुलना में बहुत छोटा सा मान है, तो हम क्या करते हैं एन आर को, क्योंकि मान छोटा होने के कारण एन आर का जो मान है टोटल वो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, को नगण्य मान लेते हैं, मान लो। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धारा है, ठीक है, अब देखो एक सेल के लिए ई अपॉन आर है, अगर हमने इनमें एन सेल जोड़ दिया तो हमारा धारा भी उतने गुना बढ़ जाएगा, ठीक। यानी जो ये उपकरण है ये तब कामयाब है कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो उन सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उनसे हमें n गुना धारा प्राप्त होगा, ठीक। कितने गुना, n गुना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि श्रेणी क्रम में हम सेलों को तभी जोड़ते हैं जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं। अब इसको उल्टा कर दीजिए, यानी जब कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे हमने इसमें इसको नगण्य मान लिया था, अब आर को नगण्य मान लो, ठीक है। तो आर को नगण्य मान लेते हैं, तो आर खत्म हो गया अब इसमें, यानी फॉर्मूला क्या बना इसका, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन, अब इसमें जो है हमारे पास आर खत्म हो गया तो क्या बचा स्मॉल एन इंटू आर, तो एन से एन कट गया, यानी फॉर्मूला आ गया हमारे पास ध्यान से ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आया हमारे पास I इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर, ई अपॉन स्मॉल आर। भाई इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे पास बाह्य प्रतिरोध इस आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बहुत कम है तो कितनी भी धारा कितना भी सेल श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए आपको एक ही सेल के बराबर धारा मिलेगी। यानी ये जो चीज है ये हमारे लिए यूजलेस है, यानी हम इसका इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। क्यों, क्योंकि आप इसमें एन सेल लगा भी रहे हो और तब भी धारा आपको उतनी ही प्राप्त हो रही जितनी एक सेल से प्राप्त होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो उपकरण है श्रेणी क्रम का ये तभी कामयाब है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो, ठीक। तो हम इसका उपयोग बड़े आसानी से और सरलता से कर सकते हैं बजाय इस उपकरण के उपयोग के। तो ये हमारे लिए यूजलेस है और ये हमारे लिए लाभदायक, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सेलों का अगर हमें संयोग श्रेणी क्रम में करना है तो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होना चाहिए, यानी
आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए बाहरी प्रतिरोध से। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये था आपका सेलों का संयोजन कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, अब इन्हीं सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट देगा। ठीक, नोट करें।